नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हम लगातार आपको अपने शो ये हेल्थ नहीं आसान के माध्यम से ग्वालियर के जाने माने चिकित्सकों से रूबरू करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बे। तो आइए रूबरू होते हैं डॉक्टर रवि अम्बे से और करते हैं बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ खास चर्चा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज के दौर में इलाज बहुत महंगा होता जा रहा है। ऐसे में एक गरीब परिवार अपने घर में ऐसी क्या जरूरी चीजें रखे जिससे बच्चे को उस वक्त आराम मिल सके, जिससे वो डॉक्टर तक जाने में घबराए नहीं। आज के इस युग में है पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो जागरूक हैं। जिनके घर में भी बच्चे हैं उनको कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जो हमेशा रखना चाहिए। अगर नवजात शिशु छोटे बच्चे हैं तो घर में उनको एक नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप्स होती हैं, वो उनको रखना चाहिए। शिशुओं में, थोड़े बड़े बच्चों में जिनमें दस्तों की समस्या आती है, उनके लिए उनको ORS का घोल वो हमेशा रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मौसमी बीमारियों से बच्चों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि मौसमी बीमारियां बच्चों पर सबसे ज्यादा अटैक करती हैं और मौसम बदलते ही बच्चे बीमार होने लगते हैं। मौसम में बदलाव होता है तो सबसे पहले उन पे उसका असर भी पड़ता है। सर्दियों में भी बच्चों में खास तौर से श्वसन संबंधी बीमारियां, सांस से संबंधित जो रोग हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू होना या निमोनिया होना, ब्रोंकोलाइटिस होना, ऐसे बच्चे जो खास तौर से एलर्जी या अस्थमा से पीड़ित हैं, उनमें ये ट्रिगर करती है सर्दी। और जो बच्चे हृदय से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको भी सर्दियों में इस तरह के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। बच्चों के खान पान का ध्यान रखें, उनका हाइड्रेशन अच्छा रखें और उनको गर्म घरेलू तरल पदार्थ बार बार दें और उनको अच्छे से कवर करके रखें, क्योंकि जब बच्चे अनकवर्ड होते हैं, बाहर सर्दी में निकलते हैं, तो सर्दी का असर उन पर जल्दी होता है। अभी हमने देखा कि कोविड का भी एक स्ट्रेन आया है, तो ये सारे सांस से संबंधित वायरस तुरंत असर करते हैं। तो इसलिए बच्चों को कोल्ड एक्सपोजर से बचाना बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छे से कवर रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अब इस मौसम की हम बात करें तो इस मौसम में, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, कई बच्चे आपके पास आते होंगे, मतलब पेरेंट्स लेके आते होंगे अपने बच्चों को, तो किस तरीके की बीमारियां इस वक्त बच्चों को सबसे ज़्यादा हो रही हैं और कैसे उनका बचाव कर सकें? सबसे ज़्यादा जो बच्चों में तकलीफ़ हो रही है वो बुखार है, और बुखार ज़्यादातर श्वास से संबंधित बीमारियों की वजह से ज़्यादा है। सर्दी, खांसी है, फ्लू है बच्चों में, निमोनिया है, ब्रोंकोलाइटिस है, दमे के जो बच्चे हैं उनमें सांस उखड़ना, ये मुख्य समस्याएं आ रही हैं। और इसके अलावा बच्चों में पेट से संबंधित विकार जैसे डायरिया वगैरह है, दस्त की समस्या, विंटर डायरिया जिसको हम बोलते हैं, उसके केसेस भी आ रहे हैं। विभिन्न तरह के बुखार जैसे टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, हालांकि इस मौसम में ये टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर कम हो जाने चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि बीमारियों का स्पेक्ट्रम और बीमारियों का पूरा जो व्यवहार है वो बदल रहा है। तो अभी भी हम देखेंगे तो हमारे पास डेंगू के भी, हेपेटाइटिस के भी, टाइफॉइड के भी मरीज आ रहे हैं, जो हमारे लिए भी अनयूजुअल हैं इस मौसम में। जी डॉक्टर साहब, हर बच्चे की स्किन टाइप और खान पान की आदतें काफ़ी अलग होती हैं। बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं भी देखी जाती हैं, तो बच्चे को किस तरह के फल, फूल और मिट्टी से एलर्जी हो सकती है? वैसे ऐसा नहीं है कि हर बच्चे को एलर्जी हो, लेकिन जो बच्चे एलर्जिक होते हैं, खास तौर से जिनमें की फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री में खास तौर से ब्लड रिलेटिव है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, पेरेंट्स हैं उनके, अगर उनमें एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, दमे की, सांस की एलर्जी है, जैसे कि एस्थमा होता है, एलर्जिक राइनाइटिस है, तो ऐसे बच्चों में एलर्जी की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। आजकल जो खान पान बच्चों का है, जिसमें कि बहुत सारे प्रिजर्व फूड और पैकेट फूड बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ये प्रिजर्व फूड, पैकेट फूड, ये कहीं ना कहीं ये एलर्जेनिक होते हैं बच्चों को, उनके सांस पे या फिर स्किन पे उनके असर डालते हैं। अगर उनमें स्किन एलर्जी के सिम्टम आते हैं तो उनमें स्किन में खुजली होना, चकत्ते पड़ना और ऐसा बार बार होना। तो जैसे जिन बच्चों में खास तौर से इस तरह के स्किन के या सांस के लक्षण होते हैं, उनको ऐसी जो कॉमन एलर्जन से उनसे बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए काफ़ी चिंतित रहते हैं, उनके वजन को लेकर, उसकी हाइट को लेकर। इसके लिए बच्चे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है, और ख़ासतौर से शुरुआती सालों में, ये फिजिकल ग्रोथ कहीं ना कहीं उसके मानसिक और जो ब्रेन की ग्रोथ पर भी असर डाल सकती है, यदि ग्रोथ में ज़्यादा परेशानी हो तो बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो हेरिडिटरी, उसमें भी कहीं ना कहीं आनुवांशिक फैक्टर्स होते हैं, और बच्चे के डाइट, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं उसमें। तो सबसे पहले
कोई भी पेरेंट्स को चिंता हो या ना हो, उनको अपने बच्चे की एक ग्रोथ मॉनिटरिंग करवाना चाहिए। ग्रोथ मॉनिटरिंग से तात्पर्य है उसकी बच्चे की हाइट, या छोटा शिशु है तो लेंथ, उसका वज़न, उसकी सिर का नाप, खास तौर से जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें, उसकी बाह का मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये न्यूट्रिशनल पैरामीटर हैं, ग्रोथ के पैरामीटर हैं। ये ज़रूर पेरेंट्स को इनको रिकॉर्ड करवाना चाहिए, जो भी संबंधित चिकित्सक है उससे। डॉक्टर साहब, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चे को क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं? मानसिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो ख़ास तौर से जो शुरुआती समय होता है, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ बर्थ, मतलब 9 महीने जी। जो शिशु प्रेगनेंसी के समय माँ के भ्रूण में है, वो समय, और उसके बाद के पहले 2 साल, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं शिशु के स्वास्थ्य के लिए। इस समय शिशु का दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इस समय अगर शिशु को कोई भी परेशानी हो, कोई बीमारी हो, या उसके ब्रेन डेवलपमेंट के अनुकूल परिस्थितियां ना हों, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि आजकल बच्चों में मोबाइल का बहुत चलन बढ़ा है। जो अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं नवजात शिशु के ग्रोथ के लिए? एक, उसको पारिवारिक माहौल मिले जहाँ पे कई लोग हों जिनसे शिशु इंटरेक्ट कर सके, सीखे और शिशु को अच्छा लगे। उसकी जगह आजकल मोबाइल ने ले ली है। मोबाइल में जब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उतना समय नहीं होता है, या शिशु को एंगेज करने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। तो ऐसे शिशु में देखा गया कि उनकी जो स्पीच है, बोलने की, उसमें समस्या आती है, उनको लेट बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन होता है, पीयर इंटरेक्शन होता है, समाज में, घर में, या दूसरे बच्चों से या दूसरे बड़ों के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं सीख पाते हैं जी। तो उससे संबंधित समस्याएं होती हैं। इसी दौरान यदि शिशु को भ्रूण में या बाद में कोई इन्फेक्शन हो, उसका भी असर पड़ता है। जन्म के समय यदि शिशु को पैदा होने पर ठीक से सांस नहीं मिल पाए तो उसका असर पड़ता है। जन्म के बाद के शुरुआती महीनों में और वर्षों में यदि शिशु को किसी तरह का इन्फेक्शन हो, उसका भी असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बच्चे को क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं? जो शिशु का मानसिक स्वास्थ्य होता है, कहीं ना कहीं उसके जो दिमाग से डेवलपमेंट से संबंधित भी होता है। यदि हम छोटे शिशुओं की बात करें तो शुरुआत के जो 1000 दिन होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 1000 दिन के बारे में अगर बात करें तो शुरू के जो 9 माह, जो गर्भ के 9 माह होते हैं, और जन्म के शुरुआत के 2 वर्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान जो शिशु का ब्रेन विकसित होता है और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, और न्यूरॉन्स के बीच में जो कनेक्शन होते हैं, सिनेप्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। कुछ जैसे ज़रूरी हार्मोन हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है, उसकी कमी से शिशु को प्रॉब्लम हो सकती है। माँ के भ्रूण में यदि माँ को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका शिशु के ऊपर असर पड़ सकता है, या शिशु के जन्म के बाद शुरुआती समय में कोई इन्फेक्शन जो उसके दिमाग पर असर करे, उस पर उसका असर पड़ता है। फिर इसमें अपन देखते हैं कि वातावरण का भी बहुत असर पड़ता है। जो हमारे परिवेश में जो सम्मिलित परिवार का जो माहौल होता था, आजकल कहीं ना कहीं वो उसमें रेस्ट्रिक्शन हो गए हैं। बाहर नौकरी करते हैं पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स नौकरी करते हैं, उनको केयर टेकर की ज़रूरत होती है शिशु की देखभाल के लिए, या पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं है तो टीवी, टैब, मोबाइल के साथ बच्चे को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि बच्चा उसमें एंगेज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इससे संबंधित भी बच्चे पे मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के केसेस मिल रहे हैं। इसमें बच्चा किसी से इंटरेक्ट करना नहीं चाहता, अपने समान एज ग्रुप के बच्चों से भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, और पेरेंट्स के अलावा जो भी दूसरे लोग हैं उनसे भी बच्चा नज़रें चुराता है, और किसी से बातचीत करना, बोलना ये नहीं करना चाहता, और बच्चे की जो स्पीच होती है वो भी डिलेड होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए माँ के टीकाकरण, शिशु का टीकाकरण महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर साहब, बच्चों को कौन कौन से हेल्थ टेस्ट करवाना अनिवार्य होते हैं? इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें न्यूनेटल स्क्रीनिंग बोलते हैं। जैसे नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसमें न्यूनेटल स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें ख़ास तौर से थायराइड फंक्शन टेस्ट या फिर कुछ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती हैं, उसके लिए टेस्ट की आवश्यकता होती है। अभी हमारे प्रदेश में न्यूनेटल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन
जहाँ तक हो सके बच्चे का हियरिंग स्क्रीन जन्म के समय, उसकी आँखों का स्क्रीनिंग और ब्लड के द्वारा उसके थायराइड टेस्ट या उसके जॉइंट्स के, खासतौर से हिप जॉइंट को स्क्रीन करना संबंधित चिकित्सक द्वारा बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, जंक फूड की आदतें कई बच्चों को हो रही हैं, तो जंक फूड बच्चों की सेहत पर कितना असर डालता है? जंक फूड बच्चों की सेहत पर काफ़ी असर डाल रहा है, काफ़ी विपरीत असर डाल रहा है मैं कहूँगा। जंक जी। फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ासतौर से प्रोसेस्ड फूड, अभी बात आई थी पैकेट फूड की, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं। इसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव होते हैं। आप देखिए कि जंक फूड के जो भी शॉप्स होते हैं या यहाँ पे जो भी मॉल में या जहाँ भी जंक फूड परोसा जाता है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट इतना इंटरेस्टिंग होता है कि बच्चे वहाँ बैठकर खाते रहते हैं, बिना भूख के भी खाते रहते हैं, एक के बाद एक चीज़ खाते रहते हैं और वही चीज़ उन घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, टीवी के साथ खाना। जी। टीवी में कुछ देख रहे हैं, खा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। उन्हें भूख का कोई एहसास नहीं है, बस उनका मुंह चल रहा है और आंखें और दिमाग टीवी पर केंद्रित है। तो इससे बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है। मोटापे के साथ फिर उनमें ब्लड प्रेशर, उनका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल होता है, शुगर, इस सब की समस्या होती है। बच्चे सीडेंट्री लाइफ स्टाइल के आदी होने लगते हैं। उनको उठना, बैठना, खेलना, पार्क में जाकर उछल कूद मचाना, ये चीज़ें वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो जंक फूड बच्चों पे बहुत दुष्प्रभाव डाल रहा है और इस पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स को और स्कूल को, ये दोनों को और समाज को, तीनों को मिलकर कार्य करना होगा, उसमें अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स बच्चों में ऐसे क्या लक्षण देखें जिससे बीमारी बढ़ने से पहले वो समझ सकें और उनका तुरंत डॉक्टर के पास ले जाकर उनका इलाज करा सकें? हाँ, इसमें कुछ बीमारी के गंभीर लक्षण होते हैं। जैसे नवजात शिशुओं में, जैसे 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें हम देखते हैं तो उसमें बच्चे का सुस्त होना, ज़्यादा सोना या ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, या शरीर में, स्किन में उसको कोई पीलापन दिखना, या उल्टियाँ होना, या बार बार दस्त होना, पेशाब कम करना, किसी भी तरह की आंखें ऊपर चढ़ाना, झटके होना, ऐंठन होना, कहीं से भी किसी भी तरह से ब्लीडिंग का होना, जैसे नाक से, मुंह से, लैट्रिन में, पेशाब में ब्लड आना, या शरीर में कोई ब्लड के लाल या नीले धब्बे पड़ना, ये आमतौर पर गंभीर लक्षण होते हैं। या शिशु छोटा है, वो उसमें ठंडा पड़ रहा है, सुस्त हो रहा है, नहीं पचा पा रहे हैं, उल्टियाँ कर रहे हैं, बार बार उल्टियाँ कर रहे हैं, है ना, या उनमें कभी भी किसी भी तरह के दौरे, शरीर में ऐंठन होना, ये खासतौर से बड़े शिशुओं में, बड़े बच्चों में ये परेशानी जब भी हो तो ऐसे में संबंधित चिकित्सक से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। जब बच्चे के जन्मजात रोग कौन कौन से हो सकते हैं और इनका कैसे पता लगाएं जिससे सही समय पर उपचार हो सके? जी, जन्मजात रोगों का पता लगाने के लिए जन्म के समय जो भी चिकित्सक है उनको स्क्रीन करना चाहिए, पेरेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए। इसमें जन्मजात जो बच्चों में जो बीमारियां जो बाहर से दिखती हैं, जो माल फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, उसमें पीठ पर पीछे की तरफ या सिर में कोई फोड़ा हो सकता है, या नवजात शिशु को जो उसके जननांग होते हैं, पेशाब की जगह है, वहाँ पर कोई उसको परेशानी हो सकती है, या नवजात शिशु के होंठ या तालू कटे हुए हो सकते हैं, या कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि नवजात शिशु की आंत में रुकावट होती है जिससे उसका पेट फूलता है, वो उल्टियाँ करता है, कई बार खास तौर से हरे रंग की उल्टियाँ करता है, या लैट्रिन या पेशाब नहीं करता। जन्म के 24 घंटे के अंदर शिशु को पेशाब करना चाहिए और 48 घंटे के अंदर उसको मल पास करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है तो उसमें जन्मजात विकृति की संभावना बढ़ जाती है। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से देख नहीं सकते हैं, उनके लक्षण हो सकते हैं, जैसे शिशु सुस्त हो रहा है, या उसको शुगर कम हो रहा है, या उसको झटके आ रहे हैं। ये भी कोई इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जन्म की या पैदाइशी कोई बीमारी होती है मेटाबॉलिज्म से संबंधित, उसके लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है, जाते जाते क्या आप संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि किस तरीके से वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें बचाएं, क्या चीज़ें कुछ ज़रूरी हैं? आप अपनी तरफ से ऐसा कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो? जी, पेरेंट्स के लिए मेरा संदेश ये है कि आप उदाहरण बने अपने शिशु से, अपने बच्चे से। आप जो चाहते हैं वो उसको कर कर दिखाएं। जी। जैसे शिशुओं के साथ, बच्चों के साथ खेलें, उनको पार्क ले जाएं, उनके साथ दौड़ें। आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उनका भी रहेगा।
इसी तरह खाने में भी उदाहरण पेश करें। यदि आप खुद जंक फूड का सेवन करते हैं बच्चों के सामने तो बच्चा वो सीखेगा ही। तो आपको आदर्श और बैलेंस डाइट अगर बच्चों के साथ लेते हैं तो बच्चों में उसकी आदत पड़ेगी। फिर जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का है, बच्चों को शुरुआत के 2-3 सालों में उससे दूर रखना चाहिए। जो भी संबंधित टीकाकरण है वो पूर्ण कराना चाहिए और बच्चे के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, खासतौर से ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, उसका ग्रोथ चार्ट अपने संबंधित चिकित्सक से ज़रूर बताएं। और उसका यदि कोई भी गंभीर लक्षण बच्चे में, जैसे शिशु है, सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, ज़्यादा सो रहा है, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, ठंडा हो रहा है या तेज़ बुखार आ रहा है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग है, उसके चमड़ी के रंग में कोई भी बदलाव हो रहा है, पेट फूल रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसकी तुरंत चिकित्सक से सलाह। तो ये थे वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अम्बे, जिन्होंने आचरण न्यूज के दर्शकों को बच्चों की बीमारियों और उनके बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है हमारा ये शो ये हेल्थ नहीं आसान आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।